अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। ये हमारी एमसीक्यू सीरीज का चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। और ये जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, एमसीक्यूज आपके पास एग्जाम, टीवी एग्जाम और एमडी कैट डी कैट वगैरह सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तमाम एग्जाम के लिए फिजिक्स सेम है। वही स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज, पहले एमसीक्यूज में आपसे कहा जा रहा है कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज। बेटा, अगर मैं बात करूं जनाब वर्क डन की, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। और वर्क डन आपके पास किसी भी टाइप का क्लोज पाथ हो, ठीक है, चाहे ये ओवल ले लें आप, चाहे ये स्क्वायर ले लें आप, ठीक है, चाहे ये आप डायमंड शेप ले लें, ठीक है, कोई सी भी शेप हो, बस क्लोज पाथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोज पाथ होना चाहिए। उस पाथ पे हमेशा वर्क डन क्या होता है बेटा? जीरो होता है। तो इसका ताल्लुक सेंट्रीपिटल फोर्स से कैसे हुआ? सेंट्रीपिटल फोर्स जो है बेटा, जब बॉडी सर्कुलर पाथ पर होती है तो फोर्स की डायरेक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर होती है। एट दैट टाइम जो फोर्स अराइज होती है, हम इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है बेटा, सर्कुलर पाथ पे होने की वजह से क्लोज पाथ हुआ। क्लोज पाथ होने की वजह से वर्क डन क्या हो गया? जीरो हो गया। यानी नेट डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास जीरो होगा, तो वर्क डन भी जीरो होगा। द आंसर इज जीरो। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विद द मोमेंटम ऑफ 10 kg मीटर पर सेकंड। और इसका मोमेंटम जो है वो कितना है बेटा? 10 kg मीटर पर सेकंड। तो दैट इज द मोमेंटम। अ फोर्स ऑफ, और कितनी फोर्स है बेटा? 0.2 न्यूटन फोर्स है। एक्ट ऑन इट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जब डायरेक्शन ऑफ मोशन की बात होती है तो पैरेलल की हम बात करते हैं। डायरेक्शन ऑफ मोशन की बात होती है तो हम पैरेलल की बात करते हैं। टाइम हमें गिवन है कितना बेटा? 10 सेकेंड। हमें क्या निकालना है? इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, मींस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है। ठीक है। तो आइए देखते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे। लेकिन उसको करने के लिए पहले थोड़ा सा हम समझते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं जनाब क्या करूं, एम वी स्क्वायर अपॉन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं किससे बेटा? एम से। मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं किससे बेटा? एम से। तो ये मेरे पास ओवरऑल वैल्यू जो है क्या हो जाती है? एम स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2m। और एम बी को हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 2। ये हमारे पास आ गया क्या बेटा? जनाब काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम और मास आ गई। तो हम सबसे पहले इधर क्या निकालेंगे बच्चे? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। ठीक है। जैसे हम कहेंगे के आई। के आई किसके बराबर होगा? पी आई अपॉन पी आई स्क्वायर अपॉन। और पी आई जो है आपको कितना दिया हुआ है, कैसे पता चला मुझे? मूविंग जेरेंट फॉर्म में। जेरेंट फॉर्म इसका मतलब इनिशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब इनिशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मोमेंटम है वो भी हमारे पास क्या है बेटा? इनिशियल है। तो ये 10 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू मैथ कितना गिवन है बेटा? आपको मैथ गिवन है कितना? 5। तो ये आपके पास कितना हो गया बच्चे? 10 स्क्वायर 100, और 5 7 10, एक जीरो से एक जीरो मर गया, तो ये बचा 10 न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड कह लें या किलोग्राम मीटर पर सेकंड कह लें। ठीक है। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया बेटा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है हमने फाइंड कर ली। ठीक है। अब हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पर? जनाब फाइनल काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करेंगे। ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या गिवन है, तो थोड़ा सा ये हम देख लेते हैं। तो बेटा सेकंड स्टेप हमारा ये है कि हम जो है अब जो हमें फोर्स गिवन थी बेटा, इस फोर्स के जरिए जो है हम क्या करेंगे? हमें पता है इम्पल्स जो है वो क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। लार्ज फोर्स इन शॉर्ट टाइम होता है। ठीक है बेटा। और फोर्स आपको कितने गिवन है? आपको फोर्स ऊपर गिवन थी क्वेश्चन में 0.2 न्यूटन, और टाइम गिवन था 10। 0.2 इंटू 10 जो है वो आपके पास का क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। दैट इज डेल्टा पी। डेल्टा पी को हम लिखेंगे पी एफ माइनस पी आई। ठीक है। दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है। और इसी तरह
अगर हम आगे शिफ्ट करें पी एफ फाइंड करने के लिए तो 2 प्लस पी आई हो जाएगा। और 2 पी आई जो है हमें कितना गिवन था बेटा, 10 गिवन था, ये 10 गिवन है। ठीक है, तो 2 एंड 10 जो है ये टोटल कितने हो जाते हैं, 12, और ये आ गया न्यूटन सेकंड। दैट इज फाइनल मोमेंटम। अब हम निकालेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए हम अगेन फॉर्मूला लगाएंगे पी स्क्वायर अपॉन एम का। तो P हमने फाइनल रखा है बेटा। ठीक है, तो P हमारे पास कितना है, 12, 12 का स्क्वायर हो गया, 2 डिवाइडेड बाय मैथ कितना हो गया, 5 हो गया। 12 स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 144 हो गया। 2 इंटू 5 जो है वो आपके पास क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो 144 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो बहुत इजी है, ये 14.4 न्यूटन सेकंड हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, दैट इज द इंक्रीज। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी निकली है, 14.4 निकली है। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी निकली है हमारे पास, 10 जूल निकली है। सॉरी, मैं न्यूटन सेकंड लिख रहा हूँ इधर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज इक्वल टू 10 जूल। ठीक है, और ये जो फाइनल मोमेंटम था ये न्यूटन सेकंड में होगा। काइनेटिक एनर्जी हमेशा किस में होती है, जूल में होती है। ठीक है, सॉरी फॉर दिस, बीच में कॉल आ गई थी, इंटरप्ट हो गया। चलें, दैट इज 14.4, ये आपके पास जूल हो गया। ठीक है, तो अब हम वर्किंग कर रहे थे 14 चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। तो 14.4 माइनस 10 जो है हम क्या लिखेंगे, डेल्टा के ई इज इक्वल टू कितना बचेगा आपके पास, 14.4 माइनस 10, ये आपके पास बचेगा 4.4 जूल। ठीक है, ये हमने क्या फाइंड कर लिया, 4.4 जूल, दैट इज व्हाट आपके पास इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हमने क्या निकाल ली, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। सो द फाइनल आंसर इज 4.4 जूल हो गया। ठीक है, चलें नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब चलते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लाइट बॉडी एंड द हैवी बॉडी इज सेम। ठीक है, तो क्या कह रहा है, बहुत सिंपल कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी वन बराबर है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी टू, यानी लाइट और हैवी बॉडी की दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। विच ऑब्जेक्ट हैज द मैक्सिमम मोमेंटम। ठीक है, कौन से ऑब्जेक्ट का जो है वो मैक्सिमम मोमेंटम होगा। तो बेटा इसके लिए आसान से हम बात करते हैं। ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी, ऊपर वाले एमसीक्यूज में देखा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होती है, एम बी स्क्वायर अपॉन 2 होती है। ठीक है, और इसे हमने लिखा था पी स्क्वायर अपॉन। ठीक है, अगर हम मोमेंटम इधर फाइंड कर लें, यानी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m, और काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं k कह दूं, कोई इशू ना हो, ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें, तो p इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 √m k हो गया। इसका मतलब लीनियर मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। ठीक है, तो ये बात आपको बता रही है क्लियरली कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विच ऑब्जेक्ट हैज द मैक्सिमम मोमेंटम। तो यहाँ पर लाइट बॉडी, इसका मोमेंटम मैक्सिमम नहीं होगा, हैवी बॉडी इसका मोमेंटम मैक्सिमम होगा। बोथ नहीं हो सकता, बोथ ऑब्जेक्ट ऑल्टरनेट मोमेंटम नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहले रॉन्ग आंसर को रॉन्ग प्रूफ कर ले, राइट आंसर खुद ही आ जाएगा अगर राइट में अगर आपको कोई डाउट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू बॉडी ऑफ मासेस, जनाब m1 आपको दिया हुआ है कितना, 1 kg। m2 दिया हुआ है कितना बेटा, 2 kg। अब इधर क्या चीज इक्वल है, मोमेंटम इक्वल है। बॉडी वन और बॉडी टू का मोमेंटम क्या है मेरे पास, सेम है। देन द रेशो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज, हमने क्या निकालना है, रेशो निकालना है। ठीक है बेटा, क्या फाइंड करना है, रेशो फाइंड करना है। अगेन हमारे पास वही न्यूमेरिकल आ गया। ठीक है, तो अभी अभी आपने पढ़ा जैसा कि काइनेटिक एनर्जी, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, उम्मीद है आपने ऊपर सीख लिया होगा। पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है। अब हमने क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी वन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी टू, दैट इज द रेशो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वन के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला होगा, पी स्क्वायर अपॉन 2m1 होगा। और काइनेटिक एनर्जी टू के लिए जो फॉर्मूला होगा, पी स्क्वायर अपॉन 2m2 होगा। ठीक है बेटा, अब मैं इस रेशो को जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके लिए लिख देता हूँ, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, के ई वन अपॉन के ई टू
दैट इज इक्वल टू, मोमेंटम सेम थे इसलिए मैंने P1 P2 नहीं लिखा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2m2 अपॉन आपके पास पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज m2 बाय m1। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m2? m2 we have 2 and m1 is 1, तो ये हो गया 2:1। ठीक है, तो पहले ही ऑप्शन है 2:1 इज द राइट आंसर, तो ये हमें अपना करेक्ट आंसर यहाँ पर मिल गया। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अ बॉडी फॉलन फ्रॉम हाइट h, एक बॉडी जो है वो फॉल हो रही है कहाँ से बेटा? हाइट h से, आफ्टर इट हैज फॉलन अ हाइट ऑफ h/2। कितनी हाइट फॉल कर गई है? h/2। इट विल पोजेस, क्या पोजेस करेंगे जब हाइट से, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हाइट से गिर रहा हो, तो हाइट से गिरते हुए क्या करता है जनाब? लेट्स सपोज हमारे पास ये बॉल है, इस हाइट से गिर रही है, जब हाइट से गिर रही है तो क्या होगा, ये जरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हमारे पास क्या होगा, लॉस होगा किसके अंदर? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है mgh, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ mv²। तो सिंपल हम इसे लिख दें पीई और इसे लिख दें केई। अब ये तो हमारी जनरल बात हो गई जब हम कंप्लीटली लॉस हुआ और कंप्लीटली गेन हुआ। अब वो क्या कहता है क्वेश्चन में, जब हाइट h/2 हो, जब हाइट क्या हो? h/2 हो, तो जब हाइट हमारे पास h/2 होगी तो मैं इसे लिख सकता हूँ mgh/2। तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास कितनी लॉस हो रही होगी बेटा? ये भी लॉस हो रही होगी ke/2। सॉरी, काइनेटिक एनर्जी हमें गेन हो रही होगी ke/2। पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है mgh/2, तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास गेन हो रही है ke/2। यानी हाफ पोटेंशियल लॉस हुई तो हाफ काइनेटिक गेन हो गई, इन अ सिंपल वे। ठीक है, तो हम इधर क्या लिख सकते हैं? ओनली पोटेंशियल एनर्जी नहीं जनाब, ओनली काइनेटिक एनर्जी नहीं जनाब, हाफ पोटेंशियल हाफ काइनेटिक। ठीक है, तो हमारे पास हाफ पोटेंशियल और हाफ काइनेटिक जो है वो आंसर में आ रहा है, तो हमारे पास हाफ पोटेंशियल हाफ काइनेटिक जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। मोर काइनेटिक लेस पोटेंशियल नहीं जनाब, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करेगा। ठीक है बेटा, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे तो ये एमसीक्यूज गलत नहीं होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग फोर्स एंड वेलोसिटी? तो मेरे बच्चा मैं आपको बता देता हूँ, देखिए पार जो है वो बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, एंड वर्क जो है वो इक्वल होता है किसके? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, और हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम जो है ये किसके बराबर होती है? वेलोसिटी के। तो इधर एफ वैसे ही रहा, डॉट वैसे ही रहा, वेलोसिटी आ गया, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी जो है वो आपके पास क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ एफ वी कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? एफ वी कॉस थीटा, आपके नॉलेज के लिए। तो एक्सेलरेशन नहीं है, टॉर्क नहीं है, वर्क डन नहीं है, क्या बचा? पावर बचा। ये हमारा क्या हो गया? ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू an object so that it emerges out from the gravitational field of earth is about। तो ये जो emerges out की बात कर रहा है तो ये escape velocity की बात कर रहा है। escape velocity की जब हमने एक्सप्रेशन की थी तो हमारे पास आई थी v escape is equal to under root कैपिटल जी एम ई ओवर आर ई। ठीक है, कैपिटल जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, एम ई मास ऑफ अर्थ है, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, टू फैक्टर है, इनको डिवाइड करेंगे, रूट लेंगे, या अंडर रूट 2 GRE, या इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। कांस्टेंट वैल्यूज रखने की वजह से अर्थ के ऊपर कांस्टेंट वैल्यू आती है इसके वेलोसिटी की, दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास जो है जनाब फाइनल जो है इसके वेलोसिटी की वैल्यू हम ऑब्टेन करते हैं बाय सॉल्विंग दिस कांस्टेंट। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हुए, पहला ऑप्शन राइट। एमसीक्यू नंबर 8 पर चलते हैं। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन अ बॉडी इन 1 सेकंड। ठीक है बेटा, 1 जूल ऑफ वर्क, ये हो गया 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकंड। ठीक है, ये हो गया 1 सेकंड। जूल यूनिट होती है बेटा किसकी? वर्क डन की, और सेकंड यूनिट होती है टाइम की।
तो वर्क अपॉन टाइम जो है हमारे पास क्या कहलाता है, पार, और पार की यूनिट होती है क्या बेटा, वॉट। तो 1 वॉट जो है ये हमारे पास सिंपल हो गया। ठीक है, 1/1 1 ही होता है। तो 0.5 नहीं हुआ, 0 नहीं हुआ, 100 नहीं हुआ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमें क्या बताता है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अब तो पहले जनाब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। एब्सोल्यूट मीन पॉइंट ऑफ इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट आ रहा है टुवर्ड्स अर्थ, अगर वो सम सर्टेन हाइट पर हो, तो अब आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी, जिसे मैं एबीएस कहूंगा, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वो किसके बराबर होगी, जी एम ई ओवर आर ई प्लस एच। एक सर्टेन हाइट पर आपके पास अगर हमने अर्थ की सरफेस से थोड़ा ऊपर जो है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी हो, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, कैपिटल जी कांस्टेंट है, एम ई मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, ठीक है, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, एच हाइट जो है ये वेरीड है, ये आपके हाथ। ठीक है, अगर मैं अर्थ के ऊपर हूँ तो अर्थ का मास एम ई होगा, जुपिटर पर हूँ तो जुपिटर का मास एम जे होगा, नेपच्यून पर हूँ तो नेपच्यून का मास एम एन होगा। ठीक है, इसी तरह रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ जुपिटर, रेडियस ऑफ नेपच्यून, रेडियस ऑफ मून। तो जिस प्लेनेट की बात करेंगे उसका जो है हम क्या ले रहे होंगे बेटा, वैल्यूज ले रहे होंगे। तो कैपिटल जी जो है पूरी यूनिवर्स में कांस्टेंट है, जबकि मास और रेडियस और हाइट जो है ये वेरीड है। तो हमारा बहुत क्लियर ऑप्शन है, द ऑब्जेक्ट मास एंड हाइट मे बी। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, द ऑब्जेक्ट मास एंड स्पीड नेवर। ठीक है, द ऑब्जेक्ट शेप एंड साइज नेवर, बिल्कुल ऑड एंड ऑड आपके पास ऑप्शंस हैं। द ऑब्जेक्ट कलर नेवर, नेवर एवर, कलर पे कभी डिपेंड नहीं करता और टेम्परेचर पे भी नहीं कर रहा। तो किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, मास एंड हाइट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। लास्ट एमसीक्यू इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट डिपेंड अपॉन। अभी अभी हमने पढ़ा, अभी अभी हमने अंडरस्टैंड किया कि एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था, अभी अभी हमने देखा इस एमसीक्यूज में, वो क्या था, अंडर रूट 2 जी एम ई ओवर आर ई, या अंडर रूट 2 जी आर ई। स्मॉल जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इसके तहत जो है ऑप्शन पढ़ते हैं बेटा। पहला ऑप्शन है आपके पास मैस ऑफ प्लैनेट ओनली, मैस ऑफ प्लैनेट ओनली पे डिपेंड करेगा। रेडियस ऑफ प्लैनेट ओनली पे डिपेंड करेगा, नहीं जी, ये दोनों फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं, तो ओनली ऑप्शन लगने की वजह से ये गलत हो गया। बोथ मास एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट, यस, एस्केप वेलोसिटी इस पे लाजमी डिपेंड करेगी। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट, नहीं जी, डेंस कितना डेंसर है, लेस डेंसर है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है एस्केप वेलोसिटी का। एस्केप वेलोसिटी का ताल्लुक है उसके मास से और उसके साइज से, यानी रेडियस से। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ माय डियर स्टूडेंट आपको ये एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।